हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सब ठीक? चलिए, आज साइंस क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स लेक्चर 4 है। पहले लेक्चर में आपने मैटर के बारे में पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में आपने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर, थर्ड लेक्चर में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और फोर्थ लेक्चर में आपका है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब किसी वस्तु पर दाब लगाते हैं, दाब बढ़ाते हैं या घटाते हैं, क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन आ सकता है? क्या कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में चेंज कर सकता है? व्हेन वी अप्लाई प्रेशर, तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या किसी सब्सटेंस की, किसी मैटर के स्टेट में चेंजिंग आ सकती है? जैसे आप कोई गैस लीजिए, गैस कंटिन्यू मूव करती रहती है, वो कंटिन्यू उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है, लेकिन यदि उसको हम प्रेशराइज करें, दबाएं, तो धीरे धीरे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर क्या होती है, मूवमेंट कम होता जाता है। चलो एक डायग्राम से हम समझते हैं इसे। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक बीकर सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन, ये पिस्टन है, पिस्टन इसे दबाता है, यहाँ पे गैस पार्टिकल्स है दूर दूर। ये सिलेंडर है, ये भी आपका क्या है, पिस्टन, इसको दबाते हैं। चलो थोड़ा नीचे कर देते हैं, अब दबाए हम, नीचे आ गया, पार्टिकल थोड़ा और पास आ गए। अब अगली बार और दबा दिया, प्रेशर और दिया, ये आपका हो गया पिस्टन। अब पार्टिकल और पास आ जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स। इसका मतलब है जब हमने प्रेशर अप्लाई किया, जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स पास आते जाएंगे, उनमें मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हम किसी गैस पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके स्टेट में भी परिवर्तन आ जाता है, स्टेट में भी चेंजिंग आ जाती है। किसी चीज का क्या है, प्रेशर बढ़ा करके हम उसके स्टेट में परिवर्तन ला सकते हैं, या उसका प्रेशर कम करके भी स्टेट में परिवर्तन ला सकते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 जिसे ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है, शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सॉलिड CO2 मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। इसको हम डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर, लेकिन एक एटमॉस्फेयर से तापमान को डिक्रीज करके, सॉरी प्रेशर को डिक्रीज करके। प्रेशर को अगर हम डिक्रीज कर देंगे, मतलब प्रेशर को कम कर देंगे, तो हम जो सॉलिड CO2 है, जो ड्राई आइस जिसे कहते हैं, ड्राई आइस है, इसको हम गैस में डायरेक्टली चेंज कर देंगे और विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड, विदाउट coming into the liquid. This is the reason that why the solid CO2 is also known as the dry ice. This is the reason that solid CO2 is also known as the dry ice. कार्बन सॉलिड जो है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 जो है वो ठोस के रूप में मिलेगा आपको, क्योंकि इस टाइम उसमें प्रेशर ज्यादा, सॉलिड CO2 को ज्यादा प्रेशर डाल के रखा जाता है, ज्यादा प्रेशर पे रखा जाता है। जैसे जैसे हम प्रेशर कम करेंगे, वो क्या होगा, विदाउट लिक्विड में आने से पहले 8 एटमॉस्फेयर से कम, जैसे हम प्रेशर कम करेंगे, क्या होगा, एक गैस में चेंज हुए बिना वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, तुम्हारा सॉरी लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्टली आपके गैस में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं एक एटमॉस्फेयर क्या होता है, 1 ATM क्या होता है। इसको मिटा देता हूं। 1 ATM ये 2018-19 के एनुअल एग्जाम में भी पूछा गया था, 9th क्लास में। ATM क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म, ATM का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर,
मतलब वायुमंडल, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर। तो 1 एटीएम इक्वल टू होता क्या है, जो गैस है हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जितनी भी गैस है हमारे बॉडी के ऊपर क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं। प्रेशर, ये गैस है जो प्रेशर डालती है, किसी भी हमारी बॉडी हो, कोई और बॉडी हो, या किसी भी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर डालती हैं, इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, या एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडल में जितनी गैसें हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, या एटीएम कहते हैं। तो ये गैसों के प्रेशर की यूनिट है 1 एटीएम। एटीएम क्या है, गैस के प्रेशर की यूनिट। 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल ये क्या हो गया तुम्हारा, पीए भी लिख सकते हैं इसको, पास्कल को, ये देखो पीए, इसका क्या है यूनिट, ऐसे डिनोट करते हैं पीए से। तो 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ये पास्कल क्या है, तुम्हारे प्रेशर की यूनिट है। एटीएम क्या है, इन्वायरमेंट प्रेशर है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखिए अभी तक हमने देखा कि टेम्परेचर को बढ़ा करके, टेम्परेचर को घटा करके, प्रेशर को बढ़ा करके, प्रेशर को इंक्रीज करके, प्रेशर को डिक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, स्टेट में चेंज ला सकते हैं, किसी भी मैटर के स्टेट में चेंज ला सकते हैं। अब देखते हैं कि इंटर कन्वर्जन कैसे होता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट में। जैसे आपका अगर सॉलिड को लिक्विड में बदल दिया जाए तो क्या बोलते हैं, अगर इसको आप एक नोट कर लें, क्योंकि इसे मैं हटाने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना ले लें, ठीक, चलो ठीक। देखिए सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, ठीक, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना और लिक्विड का गैस में, सॉलिड, चलो सॉलिड, लिक्विड और यह है गैस। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये हो गया। अब उल्टा भी हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड और गैस से लिक्विड और सॉलिड से गैस। देखिए इस प्रोसेस को कहते क्या है, सॉलिड से लिक्विड में फ्यूजन, क्या हो रहा है, फ्यूजन होता है, गलना जिसे कहते हैं फ्यूजन। जैसे आप क्या करें, बर्फ ले, बर्फ क्या है, सॉलिड है, अब उसका क्या करें, धीरे धीरे हम टेम्परेचर उस पर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पिघलता जाता है, तो पिघलते पिघलते वो किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक। अब देखिए लिक्विड से जब गैस में चेंज होता है, जैसे पानी है, पानी को आप उबाल दें, टेम्परेचर बढ़ा दें या उबालते जाएं, एक सिचुएशन ऐसी आएगी वो क्या होगा, गैस में परिवर्तित होने लगेगा। इसे कहते हैं इवोपरेशन, क्या कहते हैं, इवापोरेशन, इवापोरेशन, ठीक, वेपराइजेशन, ये वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। आप आगे देखते हैं, और आगे अगर गैस को हम सॉलिड में चेंज करें तो कहते हैं, इसे कहते हैं गैस को सॉलिड में डीकम्पोजिशन, क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज होना मतलब होता है पास पास आ जाना। जैसे हमने अभी सॉलिड CO2 का एग्जांपल देखा था, गैस पे हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाते गए वो पार्टिकल्स, जो गैस के पार्टिकल्स थे वो पास आते गए, एक सिचुएशन ऐसी आई वो बिल्कुल पास आ गए, और वो क्या हुआ, गैस बिना लिक्विड में चेंज हुए, किस में चेंज हो गया था, ड्राई आइस में, सॉलिड CO2 में चेंज हो गया, डिकम्पोजिशन। ये एरो इधर, डिकम्पोजिशन। अब आते हैं उल्टा। अब देखिए लिक्विड से जब सॉलिड में चेंज करेंगे, तो क्या कहलाएगा, और गैस से जब हम तुम्हारा क्या करते हैं, लिक्विड में ले जाएंगे तो क्या कहलाएगा। उसके बाद जब हम सॉलिड से गैस में जाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड से गैस में जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में जाना सब्लिमेशन कहलाता है। उसके बाद गैस से, सब्लिमेशन मतलब होता है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मतलब होता है किसी चीज का क्या होना, किसी चीज का, जैसे कपूर है, आप एग्जांपल लेते हैं, कपूर क्या करते हैं आप,
कपूर को आप जला दीजिए, कपूर क्या होती है, सॉलिड होती है। सॉलिड क्या होता है, धीरे धीरे जो बर्न होता है, बर्न होने के बाद वो डायरेक्टली बिना लिक्विड में चेंज हुए वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। उसके बाद गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन। क्या होता है, संघनन। कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन। जब गैस लिक्विड में चेंज हो जिसे कहते हैं संघनन। मतलब कि जब जैसे आप वाटर वेपर होता है, समुद्र का पानी, अब धीरे धीरे वो गैस बन के बादल में परिवर्तित हो जाता है, फिर बाद में वही क्या होता है, बरसता है, उसे कहते हैं, ये प्रोसेस जो होता है वो कंडेंसेशन कहलाता है। अब लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड चेंज होना, जैसे आप क्या करते हैं, आइस है, आइस, वाटर का टेम्परेचर आपने क्या करना है, डिक्रीज करो। वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो आप बन जाएगा आइस। अब ये क्या हुआ, लिक्विड किस में बदल गया, सॉलिड में। इसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। इसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। जब वाटर का टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वो सॉलिड में। तो क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद वीडियो देख लेंगे। उसके बाद सॉलिड से लिक्विड चेंज होना, फ्यूजन। लिक्विड से गैस का चेंज होना है, वेपराइजेशन। उसके बाद गैस का सॉलिड में चेंज होना क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। सॉलिड का गैस में सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। गैस का लिक्विड में चेंज होना क्या होगा, कंडेंसेशन, संघनन। उसके बाद लिक्विड से सॉलिड में होना क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन। आगे इसका मतलब हमें पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर घटाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर डिक्रीज करने से, प्रेशर को इंक्रीज करने से, प्रेशर को डिक्रीज करने से क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन, मतलब चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज ना करें, टेम्परेचर को डिक्रीज ना करें या प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज ना करें, क्या तब भी कोई परिवर्तन आता है? हाँ, परिवर्तन आता है। जैसे आप एक शर्ट है उसको धुलने के बाद वो क्या है, उसमें नमी हो गई, मॉइस्चर हो गई। अब उसको ले जाते हैं, आप छत पे डाल देते हैं या कहीं सूखने के लिए डाल देते हैं। सूखने के लिए जब आप डाल देते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं शर्ट आपकी सूख जाती है। क्या स्टेट में चेंज आई? हाँ। क्या वहां पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया? नहीं किया। आपने कुछ अप्लाई किया? नहीं। लेकिन वो सूखी किसकी वजह से? आओ देखते हैं। इसे कहते हैं इवोपरेशन। कहते हैं इवोपरेशन। अभी हमने देखा द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड into the vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। देखिए, जब किसी पदार्थ के the phenomena of change of liquid, जब किसी द्रव पे क्या होता है, तापमान बढ़ाए हुए कहाँ तक, बॉइलिंग पॉइंट तक। बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट को होता बताया गया 100 डिग्री सेल्सियस, जब पानी क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से पहले जब क्या होता है, लिक्विड किसमें चेंज होने लगे, जो है टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इनटू द लिक्विड इनटू द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, वाष्प में परिवर्तित होने लगे। तो ऑफ एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे जब वाटर क्या हो, वेपर में परिवर्तित होने लगे, उसे क्या कहते हैं, इवोपरेशन। मतलब कि आपको तापमान ज्यादा नहीं बढ़ाना है या अपने आप इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से उसमें चेंजिंग आ सकती है। देखिए, इवोपरेशन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले होती है विंड स्पीड, हवा की गति। यहाँ पे लिखा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो गया, विंड स्पीड हो गई, उसके बाद ह्यूमिडिटी हो गई आपके, या आपका जो है डिक्रीज ह्यूमिडिटी हो गया, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करना। सरफेस एरिया से लेते हैं। देखो, सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे आपने शर्ट धुला, शर्ट धो के ले जाते हैं, आप क्या करते हैं, जहां भी रखते हैं सूखने के लिए फैलाते हैं। फैला के ना करके आप 2 शर्ट धुलो, सेम क्वालिटी का हो, कि आप उनको क्या करो, एक को ले जाके वैसे ही रख दो, एक को फैला दो। देखो आप कौन सा जल्दी सूखता है, जिसको आपने फैला दिया, इसका मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो वो जल्दी सूख गया। दूसरा एग्जांपल, आपके घर में जब कोई चीज पकाई जाती है या बनाई जाती है, आप पानी ही उबाल के देख लीजिए,
जिसका 1 लीटर पानी लीजिए आप जिसका नीचे पेंदी कम हो, सरफेस एरिया जिसका कम हो, और 1 लीजिए जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो। अब देखिए दोनों में 1-1 लीटर पानी आप बॉइल्ड कीजिए, कौन सा जल्दी बॉइल्ड होगा? सबसे पहले जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। मतलब सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो इवोपरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब इवोपरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसके बाद विंड स्पीड, हवा की गति अगर तेज है, हवा की गति अगर तेज है तो जैसे आपने कपड़े सूखने के लिए डाले हैं और उसके बाद 2 कपड़े डाल दिए, तो आप देखेंगे हवा तेज हो तो जल्दी सूख जाएगी, अगर कम गति हो तो कम तेजी से सूखेगी। तो विंड स्पीड भी क्या है? इवोपरेशन को प्रभावित करती है। टेम्परेचर, तापमान, यदि वातावरण का तापमान कम है, अगर आप ठंड के टाइम में कोई चीज गर्म करें और गर्मी के टाइम गर्म करें तो गर्मी के टाइम में आपका जल्दी हो जाता है, ठंड के टाइम में बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उस टाइम इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। यदि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? इवोपरेशन तेज होगा। इन्वायरमेंट या तो किसी चीज का तापमान आप बढ़ा देंगे तो इवोपरेशन तेज होगा। अब मान लीजिए कोई 100 डिग्री सेल्सियस पे, कोई है 50 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों सेम चीजें हैं, आप हीट कर रहे हो तो 100 डिग्री सेल्सियस जिस पे टेम्परेचर ज्यादा है उसमें इवोपरेशन तेज से होगा, और जिसका टेम्परेचर क्या है? कम है, उस पे इवोपरेशन स्लो होगा। आगे देखते हैं डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर हम नमी जो होती है, आर्द्रता जिसे कहते हैं, अगर किसी या इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी अगर कम है तो क्या होगा? इवोपरेशन ज्यादा होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है इवोपरेशन कम होगा। ये अपोजिट होता है। जैसे ठंड के दिनों में क्या होता है? इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उस टाइम जो है हमारे कपड़े लेट सूखते हैं, या कोई भी काम आप ऐसा करते हैं वो लेट से होता है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कि अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, मतलब कि अगर नमी वाटर में, एनवायरमेंट में नमी कम होगी तो इवोपरेशन तेजी से होगा। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इवोपरेशन स्लो होगा। ये हो गया आपका ये प्रभावित करने वाले कारण, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक, ये समाप्त हुआ, आपका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद कुछ चीजें रह गई, जैसे लैटेंट हीट आपको बताया गया था। लैटेंट हीट क्या था? गुप्त उष्मा जिसे कहा गया था। लैटेंट हीट वह हीट होता है जब क्या करते हैं हम किसी को ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है? उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। वो जब तक उसकी पूरी स्टेट चेंज नहीं हो जाती है वो तब तक जो है क्या करता है? उसकी हीट टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट, या तो उसे गुप्त उष्मा कहते हैं, या हिडन एनर्जी भी कहते हैं, बताया था। अब देखिए गर्मी के दिनों में हम ब्राइट फुल या लाइट कपड़े या व्हाइट कपड़े ही ज्यादा क्यों पहनते हैं? पता होगा आपको, वो हमें, और वैसे पहनने से हमें कूलिंग फील होती है। कूलिंग फील क्यों होती है? अब पता है आपको, इवोपरेशन जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने की या वेट स्पीड की वजह से होता है। स्वेट वगैरह जो निकलता है हमारा पसीना वहां पे शर्ट पे वो बैठ जाता है। जब इवोपरेशन होता है ना तो अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, वो सराउंडिंग से एनर्जी लेता है। तो इसके सराउंडिंग में हमारी बॉडी होती है तो वहां से वो एनर्जी लेता है, और उसके बाद जो इवोपरेशन होता है ना वो लेटेंट हीट के इक्वल होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है? बॉडी हमारी एब्जॉर्ब करती है, वेपर के कारण जो होता है हमें ठंड फील होती है। आगे ठंडा लगता, कूलिंग होती है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको 3 स्टेट बताया गया। मैटर जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट आपको बताया गया। लेकिन हाँ, क्योंकि 9th क्लास में आपको 3 ही स्टेट पढ़ने हैं, वैसे टोटल 5 स्टेट हो गए हैं, लेकिन बाकी के 2 स्टेट की अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे के सिलेबस में भी नहीं है। एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। उसके बाद दूसरा होता है बोस आइंस्टीन। ठीक है, बोस आइंस्टीन। देखिए बोस क्या है? बोस जो है हमारे इंडियन जो है कि फिजिशियन थे। उसके बाद आइंस्टीन को आप जानते ही होंगे। ये दोनों ने मिल करके एक मैटर को बताया है कि ये जो है ये सबसे अलग होता है, लेकिन इसका अध्ययन हम अगली क्लास में शायद से करें, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ठीक है ना? बाकी यहीं पे ये चैप्टर लगभग समाप्त हो रहा है। आओ थोड़ा एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, और कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जो इसी चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर को आपने देखा केल्विन, डिग्री सेल्सियस भी बताया था मैंने। टेम्परेचर को की यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है, केल्विन होती है। इसे के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। उसका प्रेशर, प्रेशर को न्यूटन, न्यूटन, पास्कल, 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 और उसके बाद इसे कहते हैं पीए। उसके बाद
मास किलोग्राम में, किलोग्राम केजी। उसके बाद डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक, मतलब केजी, हाँ यही है। उसके बाद डेंसिटी का ये हो गया, और वॉल्यूम मीटर क्यूब, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, वेट का न्यूटन ही होता है, और यही फोर्स का भी होता है, न्यूटन कैपिटल एन, और लेंथ LEN, लेंथ मीटर। उसके बाद M स्मॉल। ये है आपके कुछ बेसिक यूनिट्स। वॉल्यूम है मीटर, डेंसिटी है, और उसके बाद मास है, और प्रेशर है। आपने पढ़ा होगा P बराबर F बाई ए, P इजकल टू F बाई ए। फोर्स अपान में एरिया, फोर्स जो होता है न्यूटन में, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कहाँ है, प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम मीटर क्यूब, डेंसिटी या किग्रा पर मीटर क्यूब। उसके बाद एम बाई वी होता है, ये एम बाई डी बराबर एम बाई वी। तो वी जो होता है तुम्हारा वॉल्यूम की मतलब किलोग्राम, मास जो हो गया किलोग्राम में, आपको प्रेशर जो होता है पास्कल में, पीए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या टेम्परेचर जो होता है केल्विन में। उसके बाद फोर्स, वेट जो होता है वो न्यूटन इसकी यूनिट होती है, लेंथ जो है मीटर में डिनोट की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो देखिए अभी जो हमें पढ़ना है वो टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर की सिर्फ 2 यूनिट आपके बताया गया है, 2 यूनिट। तो वैसे होते हैं 3, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस की हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से। इसे हटाता हूं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना है केल्विन में, केल्विन में चेंज करना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है 273.16 केल्विन होता है। लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ 273 केल्विन ही लेके चलना है अभी। और 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन। अभी यहीं पे मैं बोलता 10 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो आप क्या करते 273 में 10 प्लस कर देते, तो आप आ जाता क्या 283 केल्विन। ये क्या हो गया केल्विन में चेंज। फिर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन, तो यहाँ पर आ जाता 273 प्लस में 100 इक्वल टू आ जाता 373 केल्विन। मतलब आपको अगर 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो आपको क्या करना है 273